वेलकम टू जैरप जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो जून 2025 एग्जामिनेशन को लेकर है। आज की वीडियो में हम सभी जानेंगे कि यूजीसी नेट क्या है, यूजीसी नेट के लिए क्वालिफिकेशंस क्या जरूरी होती हैं, इसके लिए क्या एज का क्राइटेरिया होता है, एग्जाम्स आपके कब कब होते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और फाइनली आपके एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होता है। तो ये 5-6 बिंदुओं पे आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं और समझते हैं। एक जरूरी बात ये कि जून 2025 एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए हमने उत्कर्ष बैच लॉन्च की है। उत्कर्ष बैच जून 2025 एग्जामिनेशन को टारगेट करके लाई गई है। इस बैच में 31 जनवरी तक एडमिशन्स ओपन है और 31 जनवरी तक फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें एडमिशन खुला हुआ है। 31 जनवरी के बाद हो सकता है इस पर कुछ अमाउंट लगा दिया जाए अथवा एडमिशन्स को क्लोज कर दिया जाए। तो अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे उत्कर्ष बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो यूजीसी नेट एक प्रकार की एलिजिबिलिटी परीक्षा होती है, एक प्रकार का एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जिसमें अगर इस परीक्षा को आप क्रैक करते हैं, पास करते हैं, तो आपको इंडियन यूनिवर्सिटीज अथवा इंडियन कॉलेजेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंसीडर किया जा सकता है। दूसरा, अगर आप जेआरएफ तक जाते हैं तो आपको आगामी रिसर्चेज के लिए आप 5 साल के लिए आपको फेलोशिप प्रदान की जाएगी। फेलोशिप अप्रॉक्सीमेट 37,000 पर मंथ हुआ करती हैं, ठीक है। दूसरा, तीसरा कि आपको पीएचडी एडमिशन्स के लिए देश भर की जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर पीएचडी एडमिशन्स के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक ही परीक्षा से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी भी हासिल करते हैं। दूसरा कि जेआरएफ भी आपको मिल सकता है। अगर आपके अच्छे नंबर होते हैं तो सरकार आपको फेलोशिप देगी 5 साल तक पूरा रिसर्च करने के लिए। तीसरा कि अगर आप जेआरएफ नहीं होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी नहीं पास होते हैं, अगर आप पीएचडी में पास होते हैं तो ऐसे में देश की यूनिवर्सिटीज में आपको पीएचडी करने के लिए कंसीडर किया जा सकता है। तो कंडीशंस क्या है कि ये जो एलिजिबिलिटी आपको मिलेगी इंडियन यूनिवर्सिटीज में अथवा उससे एफिलिएटेड जो कॉलेजेज होते हैं वहां के लिए मिलती है। तो यूजीसी नेट क्रैक करते हैं तो 3 फायदे आपके होते हैं। एक तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्यूचर में कंसीडर किया जा सकता है। दूसरा, जेआरएफ मिलने के चांसेस होते हैं। तीसरा, वही एडमिशन्स आपके पीएचडी में होने के लिए खुले रहते हैं। तो ये 3 प्रमुख बातें होती हैं यूजीसी नेट क्रैक करने की। अब अगर बात करें कि कौन सी बॉडी कंडक्ट करती है यूजीसी नेट को, तो अभी तक जो यूजीसी नेट कंडक्ट करती है वो बॉडी है एनटीए, जिसको हम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सीबीटी मोड में, जिसमें आप परीक्षाएं देते हैं। 2018 से आपकी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षाएं हो रही हैं। 2023 में जून की परीक्षा में एक बार फिर से आपका ऑफलाइन पेपर हुआ, लेकिन तमाम समस्याएं हुई जिस वजह से फिर से इसको सीबीटी मोड में कर दिया गया। कितने टाइम होती है परीक्षा? साल भर में यूजीसी नेट की परीक्षा 2 बार होती है, एक तो जून में, दूसरा आपका दिसंबर में कराया जाता है। एक तो जून में, दूसरा दिसंबर में कराया जाता है। टोटल 83 सब्जेक्ट्स में ये परीक्षाएं हुआ करती हैं। कहने का मतलब ये है कि 83 सब्जेक्ट्स में आपका एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है। आगे चले। एलिजिबिलिटी क्या होती है यूजीसी नेट परीक्षा की? मास्टर डिग्री आपकी एटलीस्ट 55% मार्क्स से होनी चाहिए। अगर आपके मास्टर मतलब पीजी में आपके अगर 55% मार्क्स बनते हैं तो आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जो कंडीशंस कुछ हैं आरक्षण के अनुसार, जनरल और ईवीएस के जो बच्चे होते हैं उनके लिए 55% मार्क कंसीडर किया गया है, ठीक है। फिक्स किया गया है कि भाई 55% आपके नंबर होने चाहिए, अगर उससे कम है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा, जो जो जितने भी आरक्षित वर्ग है ओबीसी, एससी और एसटी, थर्ड जेंडर, ठीक है, इनके लिए 5% की छूट है, अर्थात 50% अगर आपके मास्टर्स में हैं तो भी आप यूजीसी नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये तो रही बात पास आउट के लिए। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा बच्चा है या कोई एक ऐसी बच्ची है जो कि अभी पीजी कर रही है, पीजी परस्यूइंग है। अगर आप पीजी कर रहे हैं, जिसको आप लोग अपीयरिंग बोलते हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री में अपीयरिंग है, तो भी आप यूजीसी नेट की परीक्षा को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको रखना यह है कि जब आप यूजीसी नेट की परीक्षा को क्रैक करते हैं उसके 2 साल के अंदर आपको विद इन 2 ईयर्स आपको मास्टर डिग्री हासिल कर लेनी है। वो भी अगर आप जनरल हैं तो आपको 55% मार्क के साथ,
अगर आप ओबी या आरक्षित वर्ग में आते हैं तो आपको 50% नंबर आपके मास्टर डिग्री में होने चाहिए। ये कंडीशन है। पहली कंडीशन भाई 55% होनी चाहिए। जनरल और ईवीएस के लिए 55% तो फिक्स है। अगर आरक्षित वर्ग में आते हैं तो 5% का रिलैक्सेशन मिल रहा है। 50% अगर आपके मास्टर्स में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग अपीयरिंग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट को पास कर रहे हैं, ऐसे में पास करने के दिन से 2 साल के अंदर उनको मास्टर डिग्री हासिल कर लेनी है। वो भी अगर जनरल है तो 55% नंबर होने चाहिए, और अगर ओबीसी है तो कम से कम उनके 50% नंबर होने चाहिए, तभी उस सर्टिफिकेट को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अन्यथा वो आपका सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक अपने मन से ही क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। एज क्राइटेरिया क्या होता है? अगर एज क्राइटेरिया के लिए अगर आप जेआरएफ या जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेना चाहते हैं तो जो एज निर्धारित की गई है वो 30 इयर्स निर्धारित की गई है। ठीक है, एग्जामिनेशन जिस दिन कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो 30 साल के होने चाहिए, लिखा है ना 1/6/2024। ठीक है, तो 30 साल के होने चाहिए। कुछ एक रिलैक्सेशंस हैं। ठीक है, रिलैक्सेशंस किसके लिए हैं भाई? जो भी आरक्षित वर्ग है, आरक्षित वर्ग मतलब कि ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं, थर्ड जेंडर, इनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, अर्थात ये 35 साल तक भी जेआरएफ हासिल कर सकते हैं। और ये जो 30 साल का क्राइटेरिया है, ये जो जनरल के बच्चे होते हैं और ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे होते हैं, मतलब जो आरक्षित वर्ग में नहीं आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए जो जेआरएफ की मैक्सिमम एज निर्धारित की गई है वो 30 साल। जो आरक्षित वर्ग में आ रहे हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, 35 साल तक वो जेआरएफ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना यह है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, 3 कैटेगरीज हमने शुरुआत में आपको बताई। एक में तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का दर्जा मिल रहा है, दूसरे से आप जेआरएफ हासिल कर रहे हैं, तीसरे से आपका पीएचडी का जो हो रहा है एडमिशन हो रहा है। ठीक है, एडमिशन हो रहा है। ऐसे में जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी जो वैलिडिटी होती है सर्टिफिकेट की, इनकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है। ठीक, एक बार आप नेट पास कर लिए तो फिर से आपको नेट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आपको जेआरएफ नहीं चाहिए तो। अब जेआरएफ के लिए तो हमने बताया कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 साल, और जो आरक्षित वर्ग है उनके लिए 35 साल। ठीक है, जो पीएचडी के लिए पास आउट होना है, पीएचडी में पास आउट के लिए कोई एज निर्धारित नहीं है। जब भी आपको पीएचडी करना है तो आप पीएचडी की परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन पीएचडी के माध्यम से जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, अगर आप पीएचडी यूजीसी नेट परीक्षा में पीएचडी की कैटेगरी में पास होते हैं तो ये जो सर्टिफिकेट होगा आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा। इतनी बात ध्यान रखनी है। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में अगर आप पास हो रहे हैं तो क्या है कि इसके लिए तो कोई अपर एज लिमिट नहीं है, जब आप चाहें तब आप क्या कर सकते हैं, यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकते हैं। दूसरा, जो अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में पास आउट हो रहे हैं, ऐसे में जो आपका सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। जेआरएफ हो रहे हैं तो जेआरएफ होने के 2 साल के अंदर आपको किसी न किसी इंडियन यूनिवर्सिटीज में आपको पीएचडी में दाखिला लेना होता है, नहीं तो वो जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको जेआरएफ का वो इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, अगर आप दाखिला ले लेते हैं तो अगले 5 साल तक आपको फेलोशिप मिलती है यूजीसी की तरफ से। ठीक है, अगर पीएचडी में पास हो रहे हैं तो पीएचडी का जो सर्टिफिकेट है केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है, अर्थात आप जिस बार दे रहे परीक्षा उससे 1 साल तक वो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। अगर उसमें आप एडमिशन ले लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर से आपको परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। तो ये 2-3 बातें हैं जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करने चल रहे हैं कि यूजीसी का सिलेबस क्या है। ठीक है, यूजीसी का सिलेबस क्या है। एक बात यहाँ से छूट गई है, शायद लिखना भी छूट गया यहाँ पे, वो ये है कि जब जो 4 साल का बैचलर करते हैं, जो 4 इयर्स का बैचलर करते हैं, ठीक है, इनके लिए कहा गया भाई अगर आप 4 साल का बैचलर किए हैं और अगर इस 4 साल का जो बैचलर है इसमें अगर आपके 75% मार्क हैं तो भी आप यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकते हैं, यूजीसी नेट की परीक्षा दे सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड एजुकेशन हासिल किए हैं वो भी चाहे अगर उनके 75% मार्क हैं तो वो भी यूजीसी नेट की परीक्षा को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बातें कुछ एलिजिबिलिटी और एज के क्राइटेरिया को लेके। अब हम चल रहे हैं सबके सिलेबस की तरफ। ठीक है, सिलेबस क्या है? तो यूजीसी जो परीक्षा कंडक्ट करती है उसमें 2 पेपर होते हैं। एक को हम कॉमन पेपर बोलते हैं जिसको पेपर 1, और दूसरे को पेपर 2 बोलते हैं। जो पेपर 1 होता है वो कॉमन पेपर होता है जिसमें वो पेपर सबको देने होते हैं,
और जो पेपर 2 होता है वो आपके पीजी का जो आपका सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट से रिलेट करता है। जैसे मान लीजिए कि मैं एजुकेशन का विद्यार्थी हूं, तो मेरा पीजी क्या है, एजुकेशन है। हो सकता है किसी की मास्टर्स जियो में हुई है, जियो का मतलब जियोग्राफी में हुई है, तो उसका जियोग्राफी होगा। किसी का इकोनॉमिक्स में मास्टर किया है, तो उसका जो पेपर 2 होगा वो क्या होगा, इकोनॉमिक्स हुआ करेगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 दो भाग में यूजीसी की परीक्षाएं होती हैं। पेपर 1 में अगर आप कंसीडर करेंगे तो आपको 10 यूनिट्स मिलती हैं, ठीक है, कवर करने के लिए। और 10 यूनिट्स में से एग्जामिनेशन में आपसे 50 क्वेश्चंस इनपुट किए जाते हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के हुआ करते हैं। उसी प्रकार पेपर 2 में भी आपके पूरे आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को समझ लीजिए कि 10 भागों में बांट दिया गया है। 10 भागों में से आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। कहने का मतलब है कि एक यूनिट से आपके 10 क्वेश्चन आने हैं। पेपर 1 में एक यूनिट से आपको 5 क्वेश्चन आने होते हैं, ऐसा यूजीसी कहती है, ठीक है। ये पैटर्न है आपका, ये तो दोनों बातें एक ही हो गई क्या, थोड़ा सा चेंजेस है। ये पैटर्न है आपका यूजीसी नेट के पेपर कराने का। पहला पेपर जनरल पेपर या कॉमन पेपर इसी को हम बोल रहे हैं, पेपर 1 इसी को बोल रहे हैं। दूसरा जो आपका पेपर होता है पेपर 2 होता है। जो आपका कॉमन पेपर होता है उसमें यही बताया ना कि 10 यूनिट्स होती हैं। 10 यूनिट्स में आपको 50 क्वेश्चन देने होते हैं। जो आपका एग्जाम होता है ऑब्जेक्टिव हुआ करता है। यूजीसी कहती है कि भाई हम प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछेंगे। किसमें, पेपर 1 की बात हो रही है, ठीक है। प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आना है। तो ये तो रही बातें कुछ आपके एज से संबंधित, आपकी एलिजिबिलिटी से संबंधित, और इसके यूजीसी नेट अगर आप पास आउट करते हैं तो आपके फायदे क्या है। एक बार फिर से अगर आपको मैं बतला दूं, तो अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं तो यूजीसी नेट की परीक्षा में, अगर आप यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे हैं, ऐसे में यूजीसी नेट की परीक्षा में पहली कंडीशन तो ये, मास्टर में आपकी 55% होनी चाहिए। अगर आप आरक्षित वर्ग से आ रहे हैं 55%, अगर आप आरक्षित वर्ग से आ रहे हैं तो 50% होनी चाहिए। अब जो यूजीसी नेट की परीक्षा हो रही है 3 कैटेगरीज में हो रही है। एक तो आपको जेआरएफ मिलता है, दूसरा तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का दर्जा मिलता है, तीसरे पे पीएचडी का एडमिशन होता है, ठीक है। अगर आप जेआरएफ हासिल करते हैं तो आपको विद इन 2 इयर्स आपको इंडियन यूनिवर्सिटीज में आपको पीएचडी में दाखिला लेना होता है, ठीक है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में पास हो रहे हैं, ऐसे में लाइफ टाइम आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वो जो सर्टिफिकेट होता है लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, लाइफ टाइम के लिए सर्टिफिकेट मिलता है। जब भी इंडियन कॉलेजेज में या इंडियन यूनिवर्सिटीज में रिक्रूट्स आती हैं, तो आप उस सब्जेक्ट के लिए, जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर किया है और जिस सब्जेक्ट में आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी में पास आउट किया है, उस सब्जेक्ट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ टाइम की ये बात है। अगर आप पीएचडी की कैटेगरी में पास आउट हो रहे हैं तो पीएचडी की कैटेगरी में, ये जो पीएचडी की कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है केवल 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। अगर 1 साल के अंदर आप इंडियन यूनिवर्सिटीज में किसी में भी पीएचडी में एडमिशन ले लेते हैं तो ठीक है, अथवा अन्यथा 1 ईयर में जो आपका पीएचडी का सर्टिफिकेट होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। तो यही रही कुल मोटी मोटी बातें। इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा। जो आपका पेपर होता है 2 भागों में बटा होता है। पेपर आपका 2 भागों में बटा होता है। एक तो होता है पेपर 1, दूसरा होता है पेपर 2। पेपर 1 आपका क्या होता है, कॉमन हुआ करता है, और पेपर 2 आपका रिलेटेड सब्जेक्ट होता है जिससे आपने मास्टर डिग्री हासिल की है, ठीक है। जिससे आपने मास्टर डिग्री हासिल की है। यहाँ से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ से आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन के लिए 10 यूनिट्स मिलती हैं, इसी को हम पेपर 1 बोलते हैं। और 100 क्वेश्चंस के लिए भी आपको 10 यूनिट बोलती हैं। तो पर यूनिट यहाँ से 10 क्वेश्चन और यहां से पर यूनिट 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसा यूजीसी कहती है। लेकिन अगर आप यूजीसी की परीक्षा पेपर उठा के देखेंगे तो ये जो बैलेंसिंग की गई है कि पर यूनिट से हम 5 क्वेश्चन पूछेंगे और पर यूनिट पेपर 2 में 10 क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें काफी डिफरेंसेज आपको देखने को मिलते हैं। कई टाइम होता है टीचिंग एप्टीट्यूड डोमिनेट करता है, कई टाइम हायर एजुकेशन डोमिनेट करता है, कई टाइम आपका लॉजिकल रीजनिंग डोमिनेट कर रहा है। तो कुछ कंफर्म नहीं होता है यूजीसी के पेपर में। मतलब कि डोमिनेट कहने का मतलब है कई टाइम 5 क्वेश्चन से ज्यादा 6, 7, 8 क्वेश्चन भी एक ही यूनिट से पूछ लिए जाते हैं। ऐसा कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में हुआ है। तो मेरा इतना बताने का मतलब ये है कि आप जो 10 यूनिट पेपर 1 की मेरे साथ पढ़ेंगे, पेपर 1 को ही मैं डील करूंगा।
तो जो 10 यूनिट पढ़ेंगे उस 10 यूनिट्स में आपको किसी को भी कम में नहीं आंकना है, क्योंकि कम में आंकने की बात तब होती है जब हमारे पास 1 महीना होता है, 20 दिन होता है, 30 दिन होता है, तब हमको लगता है कि हम कितना कर पाएंगे, तो उस समय ये सोचा जाता है कौन सी यूनिट्स पे हमारी कमांड ज्यादा है, तो हम उसी यूनिट्स को कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पर्याप्त समय है जून 2025 के एग्जामिनेशन में, तो हमें किसी भी यूनिट को कम में नहीं आंकना है, क्योंकि सबसे क्वेश्चंस बराबर मात्रा में आते हैं। कोई यूनिट्स कई टाइम डोमिनेट करती है, कोई दूसरी यूनिट किसी टाइम डोमिनेट करती है। आप कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सी यूनिट से ज्यादा सवाल आ जाएंगे आपकी परीक्षा में, इसलिए आपको 10 की 10 यूनिट्स पे अपने कमांड बनाने हैं। दूसरा, कुछ प्रमुख बातें पेपर 1 के विषय में और मैं आपको बतला दूं, अगर आप जेआरएफ की कैटेगरी में पास होना चाहते हैं तो जेआरएफ की कैटेगरी में पास होने के लिए जो यूजीसी नेट का पेपर 1 है, पेपर 1 में अगर आप 40 प्लस नंबर गेन कर रहे हैं, ऐसे में आपका जेआरएफ की कैटेगरी में पास होना काफी आसान हो जाएगा। लेकिन पेपर 1 में 40 प्लस क्वेश्चन लाना भी इतना सरल कार्य नहीं होगा। अब पहले की तरह पेपर केवल वन लाइनर के रूप में नहीं आते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट से सवाल पूछे जाते हैं। जब तक आपकी टॉपिक्स पे कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ नहीं है या कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है मैं बोलूं, तब तक आप ऐसे सवालों के जवाब देने में खुद को असहज फील करेंगे, और जब असहज फील करेंगे तो गलतियां होंगी तो 40 या 40 प्लस नंबर लाने भी कठिन होंगे। ठीक है, तो आपका जो फोकस होना चाहिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पर होना चाहिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले जाते हैं तो ऐसे में क्वेश्चंस अगर घुमा फिरा के पूछा भी जाएगा आपसे तो भी आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, कुछ एक स्ट्रेटजीज मैं आपको बतलाऊंगा कि पेपर 1 को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। एक तो ध्यान रखिए, पहली बात तो ये कि आपको किसी भी यूनिट को ड्रॉप आउट नहीं करना है अभी के लिए। ठीक है, किसी भी यूनिट को ड्रॉप आउट नहीं करना है, सबको समान महत्व देना है, सभी यूनिट्स को आपको समान महत्व देना है। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो फोकस होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पे होना चाहिए। आपका जो फोकस होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी पे होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीसरा जो आपका फोकस होना चाहिए, कोई एक बुक ले लीजिए, ठीक है, जो भी आपको उचित लगे। ठीक है, कोई एक बुक ले लीजिए, ठीक है, पेपर 1 की, क्योंकि मैं जितना भी पढ़ाऊंगा उसके बाद भी आपको किताबों की जरूरत होगी, मैं इसको अभी से बतला दे रहा हूं। ठीक है, कोई एक बुक ले लीजिए। आप अगर इंग्लिश में खुद को सहज फील करते हैं तो इंग्लिश, अथवा हिंदी में अगर फील कर रहे हैं तो हिंदी। ठीक है, कोई एक बुक ले लीजिए। अब जो मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक से संबंधित उस बुक में चीजें आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, दूसरा कि अब एक ही टॉपिक को आपको 20 बुक से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप उसी किताब को बार बार रिवाइज करेंगे या उससे संबंधित जो अच्छे पॉइंट्स है उसका एक नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, मतलब कि एक ही कंटेंट को आपको बार बार रिवीजन करना है, तो एक बुक उसको बार बार पढ़ना है, आपको कई किताबों के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरा, पहला जो आपका फोकस होगा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गया, कोई एक बुक ले लेंगे, बुक से आप चीजों को हैंडल करेंगे, बुक से चीजों को पढ़ेंगे, बार बार किताबों को नहीं बदलेंगे। तीसरी चीज ये है कि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसे में आप पेपर को प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके आते हैं, पीवाईक्यू जाते हैं, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा यूनिट वाइज देखना है। ठीक है, यूनिट वाइज। ठीक है, जैसे कि मैं अगर टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर कर रहा हूं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित जो पीवाईक्यूज हैं आप उनको देखिए। ठीक है, फिर जब मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की तरफ चल रहा हूं तो रिसर्च एप्टीट्यूड से संबंधित पीवाईक्यूज है उसको देखिए। इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और ये पता लगेगा कि मैं जितना पढ़ रहा हूं उससे संबंधित एग्जाम में आते भी है या नहीं। दूसरा, मैं जितना पढ़ रहा हूं वो हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहला तो सभी यूनिट पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए, कोई एक बुक ले लीजिए, पीवाईक्यूज आपको यूनिट वाइज हैंडल करने हैं, जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी आप उसको हैंडल करना चालू कर देंगे। ठीक है, जब इस तरह से आप 10 यूनिट को कवर कर लेंगे, इस तरह से आप 10 यूनिट को जब कवर कर लेंगे, उसके बाद में स्थिति क्या होगी, जब 10 यूनिट्स आपके बन जाएंगे, एक तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड ही करूंगा, जो पीडीएफ में पढ़ा रहा हूं वो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करूंगा ग्रुप में। दूसरा कि आप इस पीडीएफ के माध्यम से अपने एक नोट्स बनाएंगे, ध्यान रखिएगा मैं नोट्स की बात कर रहा हूं, अपने एक नोट्स बनाएंगे। ठीक है, कब, जब जैसे जैसे यूनिट्स आगे बढ़ रही हैं उसी के साथ में, और साथ में जब यूनिट्स आगे बढ़ रही हैं ऐसे में आप पीवाईक्यूज भी हल करते चल रहे हैं,
ठीक है। अब जब ये सब हो गया, 10 यूनिट्स कवर हो गई, ऐसी इसके बाद की जो स्थिति होगी, तब आप कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे। कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट मैप? कॉन्सेप्ट मैप आप तभी बना पाएंगे जब आपके टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रहेगी और आप उससे संबंधित सवालों को भी देखे रहेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे और ये जो कॉन्सेप्ट मैप होगा, ये कॉन्सेप्ट मैप आपको एग्जाम के समय में रिवीजन करने के लिए काम आएगा। ध्यान रखिएगा, मैं नोट्स नहीं कह रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट मैप कह रहा हूं, ठीक है। नोट्स में आप एक यूनिट को हो सकता है कि 25 पेज में भी बना सकते हैं, 20 पेज में बना देंगे, 15 पेज में बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे तो एक यूनिट को मुश्किल से 5 पेज में खत्म कर देंगे, ठीक है, 6 पेज में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जब कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे तो लास्ट टाइम में एग्जामिनेशन में आप उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें, और जब आप तब देखेंगे आपको पेपर 1 के सवाल काफी सरल भी लगेंगे, क्योंकि आपने पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, प्लस आपने किताबों से भी अध्ययन किया है। दूसरा, यूनिट वाइज आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं। अब जाके आप उस टॉपिक को समराइज करके कॉन्सेप्ट मैप तैयार कर दिए हैं। लास्ट में जब उसको फटाफट रिवाइज करके जाएंगे तो ऐसे में एग्जामिनेशन में आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो ये है तरीका पेपर 1 में 40+ मार्क्स लाने का, ठीक है। तो पेपर 1 में 10 यूनिट्स होंगी, 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक यूनिट से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये क्या है? ये आपका सिलेबस है जो पेपर 1 में आपसे पूछा जाएगा। ये 10 यूनिट्स हैं, इन्हीं 10 यूनिट्स से आपको सवाल जवाब आपसे होंगे, ठीक है। पहली जो यूनिट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, दूसरी रिसर्च एप्टीट्यूड है, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन होता है, चौथा कम्युनिकेशन, और पांचवी जो यूनिट होती है आपकी मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, जिसको हम पीडीई भी बोला करते हैं, ठीक है, और हायर एजुकेशन। ये 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट से आपसे बराबर सवाल पूछे जाएंगे। तो हम एक एक करके अब हम चल रहे टीचिंग एप्टीट्यूड को एक्सपोज करने, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे? तो टीचिंग एप्टीट्यूड की अगर बात करेंगे तो पहले तो आपसे कि भाई टीचिंग क्या है, इसके कॉन्सेप्ट, इसके उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में आपसे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा भाई कि टीचिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, टीचिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो क्या बेसिक जरूरत होगी, क्या बेसिक आवश्यकताएं होंगी, उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। दूसरा, लर्नर कौन होता है, शिक्षार्थी कौन होता है या सीखने वाला कौन होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगला, भाई एडोलसेंट लर्नर कौन होते हैं, किशोर विद्यार्थी कौन होते हैं, एडल्ट लर्नर कौन होते हैं। देखिए, किशोर विद्यार्थी, किशोर, दूसरा वयस्क, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो किशोर विद्यार्थी कौन है, वयस्क विद्यार्थी कौन है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको एकेडमिक लेवल पे, सोशल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे एंड कॉग्निटिव लेवल पे चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेज को आपको कंसीडर करना है, क्योंकि हर बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। आईक्यू में, इमोशनल लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे, एकेडमिक अचीवमेंट में, सोशल के लेवल पे देखेंगे तो इन सब में डिफरेंसेज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग को, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। मुख्य रूप से टीचर कैसे प्रभावित करता है, शिक्षार्थी कैसे प्रभावित करता है, जो आप सपोर्ट मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसे शिक्षण को प्रभावित करता है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज क्या होती है, ठीक है, इंस्ट्रक्शनल जो फैसिलिटीज है वो कैसे आपके शिक्षण को प्रभावित कर रही है, भाई जहां आप सीख रहे हैं उसका इन्वायरमेंट कैसा है, वो कैसे प्रभावित कर रहा है, प्लस इंस्टीट्यूशन कैसा है, इंस्टीट्यूशन की क्या व्यवस्था है, इंस्टीट्यूशन पे प्रॉपर बिल्डिंग्स हैं, डेस्क बेंच हैं कि नहीं है, आईसीटी के संसाधन हैं कि नहीं है, तमाम बातें हैं जो कि आपके शिक्षण को प्रभावित करती हैं, तो वो सब कैसे करती हैं। इसके अलावा हायर लर्निंग में के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे किस प्रकार की टीचिंग मेथड्स को अपनाया जा रहा है, जैसे टीचर सेंटर्ड है कि लर्नर सेंटर्ड है, ऑफलाइन टीचिंग हो रही है कि ऑनलाइन मेथड से टीचिंग हो रहा है। इसके अलावा स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मूक्स क्या है, ये सब से संबंधित भी आपसे सवाल इनपुट होने हैं, ठीक है। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आएंगे तो टीचिंग जो सपोर्ट सिस्टम है वो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है कि मॉडर्न है, कि आईसीटी बेस्ड है कि नहीं है, आईसीटी का इस्तेमाल हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इन तमाम बिंदुओं पे आपसे सवाल होने हैं, ठीक है। अब ये प्रमुख सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो इवेल्युएशन पे लेके होता है। कोई भी पेपर 1 आप उठा के देख लीजिए, वहां पे आपसे इवेल्युएशन से संबंधित सवाल आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन क्या है, इवेल्युएशन का मतलब क्या,
मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन से संबंधित आपसे सवाल जरूर इनपुट होंगे। यहाँ पे टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात होगी, ठीक है, सीबीसीएस क्या है, सीबीटी क्या है जिस मोड में आपकी परीक्षा होती है, सीबीटी टेस्ट शुरुआत में हमने आपसे बतलाया ना, सीबीटी टेस्ट, ठीक है, इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा है, ठीक है, वहां का इनोवेशन इवैल्यूएशन सिस्टम में आए हैं कि नहीं आए हैं, मतलब कि जो पहले मूल्यांकन किया जाता था उस तरीके से और आज के तरीके में मूल्यांकन हुआ, इनोवेशन आया है कि नहीं आया, कि उसी ट्रेडिशनल तरीके से आज भी मूल्यांकन किया जा रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर हम टीचिंग एप्टीट्यूड में आपसे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एक बात और यहाँ पे आपको बतला दूं, जितने पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं उस पॉइंट से सवाल तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसी यूनिट्स होती है जिसमें आपको आउट ऑफ बॉक्स भी सवाल देखने को मिल जाते हैं कि जितने दिए गए केवल उतने सही आएंगे सवाल, इसके बाहर भी सवाल आ जाते हैं, उससे रिलेटेड पॉइंट से संबंधित सवाल आपसे एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो इन टॉपिक्स के अलावा भी हम उन सारे सवालों को आपको बताने का प्रयास करेंगे, उन सारे पॉइंट्स को बताने का प्रयास करेंगे जो अब तक आपके एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, ठीक है। अब अगर यूनिट 2 पे चले हम, तो आपकी जो दूसरी यूनिट होती है रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, शोध अभिक्षमता इसको हिंदी में बोलते हैं। एक तो रिसर्च क्या है, इनकी मीनिंग क्या है, रिसर्च के कौन कौन से प्रकार हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। दूसरा, दो अप्रोचेज रिसर्च में प्रयोग में आता है, एक को हम बोलते हैं पॉजिटिविज्म, दूसरे को बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच, ठीक है। इन दोनों के बारे में हम आपको बतलाएंगे कि पॉजिटिविज्म क्या है और पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, ठीक है। मेथड्स ऑफ रिसर्च में कौन कौन से रिसर्च के मेथड्स हैं, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स रिसर्च के होते हैं, इन सब के बारे में एक एक करके इन डेप्थ आपको हम चीजों को बतलाने का प्रयास करेंगे। आप देखिएगा चीजें बहुत अच्छे से आपकी क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है, रिसर्च के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। इसके अलावा भाई थेसिस एंड आर्टिकल की राइटिंग कैसे होगी, इसके बारे में, उसको कैसे लिखा जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग कैसे करेंगे आप, इन सब के बारे में बाकायदा आपसे सवाल पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इस बार भी अगर आपका जो दिसंबर का एग्जामिनेशन बीता है उसमें भी स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, मतलब कि रिसर्च में आप आईसीटी को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे उसको प्रयोग करेंगे। आईसीटी का मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब एक प्रमुख बात रिसर्च एथिक्स से आती है, ठीक है। रिसर्च एथिक्स से सवाल हर बार आपसे पूछा जाता है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिसर्च एथिक्स आपका एक ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, यहां से बराबर हर बार पेपर में सवाल इनपुट कर ही लिए जाते हैं ना किसी रूप में, ठीक है। रिसर्च एथिक्स, तो अब ये तो रही बात यूनिट 2 की। अब हम चल रहे हैं यूनिट 3 की तरफ आपको लेके। ये एक कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से संबंधित आपसे 5 सवाल पेपर 1 में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उन पैराग्राफ को पढ़ के आपको पेपर 1 के 5 सवालों को करना होता है। ये एक स्कोरिंग यूनिट होती है। अगर आप कंप्रिहेंशन की प्रैक्टिस बराबर कर लेते हैं, ऐसे में 5 दूना 10 होता है, 10 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं इसको पहले करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं इसको मिडल में करते हैं, कुछ बच्चे इसको लास्ट में करते हैं जिनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है। लेकिन आप ध्यान में रखिए, इसके एक तो पहले से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत सारे बच्चे, 90% बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि कंप्रिहेंशन की कभी प्रैक्टिस नहीं करते हैं और ट्रेडिशनल वे में पेपर सॉल्व करते चले जाते हैं। जब ये लास्ट में पजल होते हैं तो ये जो 5 दूना 10 नंबर उनको मिलने होते हैं, इस पर इतना प्रेशर होता है कि वो इस नंबर को भी हासिल नहीं कर पाते हैं। प्रेशर में वो गलतियां कर देते हैं क्योंकि बड़े से पैराग्राफ में और स्क्रीन पर आपको लेफ्ट राइट आपको मूव करना, टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड राइट मूव करके पढ़ना फिर उत्तर देना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसके लिए एक तरीका होता है कि पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, उसके बाद पैराग्राफ पढ़ना शुरू करिए। कोशिश करिए इसे फटाफट देखिए और जहां आपके क्वेश्चन से संबंधित पॉइंट्स दिए गए उन्हीं पॉइंट्स को पढ़ के उनका उत्तर दे दीजिए। बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन अगर आप समय को अच्छे से मैनेज किए हैं तो आपके 10 नंबर कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब यूनिट 4 कम्युनिकेशन मतलब संचार से होता है कि कम्युनिकेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है,
इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, बहुत अच्छे से इसके पहले की बैच में भी हमने पढ़ाया है, आप देखिएगा। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होगा, इसे वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन जैसे मैं आपको बोल के बता रहा हूँ वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन जो हाथों से इशारा कर रहा हूँ वो नॉन वर्बल है। तो वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसे होता है, और दूसरा कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, कैसे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। इन तमाम बातों पे कम्युनिकेशन से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर्स भी आते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर बगल में शोर हो रहा हो तो वही कम्युनिकेशन में बाधा आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा मास मीडिया एंड सोसाइटी से संबंधित भी कम्युनिकेशन में आपके सवाल इनपुट होते हैं। यूनिट 5 मैथमेटिकल रीजनिंग से होती है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स का ज्ञान है तो आप इसको अपनी एक स्कोरिंग यूनिट्स मान के चलिए। ठीक है, यहां से सवाल आपको आराम से कर लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। एक तो रीजनिंग कितने प्रकार की, तो ये सवाल होते हैं नंबर सीरीज से सवाल, मतलब नंबर सीरीज का मतलब जैसे 2 4 6 8, एक डॉट देगा, आगे की संख्या क्या होगी। अब जितना मैं सरल दे रहा हूँ उतना सरल नहीं आता है, लेकिन आता है ऐसे ही है। ठीक है, लेटर सीरीज में जैसे ए दे दिया, सी दे दिया, ई दे दिया, फिर आई दे दिया, फिर अगला टेक्स्ट ले लिया, बीच में कोई टेक्स्ट गायब कर दिया, उन सबसे संबंधित आपसे सवाल पूछे जाते हैं। कई टाइम आपसे रिलेशनशिप से संबंधित भी सवाल पूछ ले जाते हैं। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपको बेसिक फ्रैक्शंस आनी चाहिए, टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल आने चाहिए, रेशियो के सवाल, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात, अनुपात, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब से संबंधित बेसिक सवाल, बहुत बेसिक सवाल आपसे पूछे जाते हैं। वो आप उस तरह की कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जामिनेशन की कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तरह आप इसके सवाल को मत लीजिएगा। ठीक है, सरल सवाल पेपर 1 में पूछे जाते हैं इन सब संबंधित टॉपिक से। ठीक है, अगर बेसिक जानकारी भी इसको आपकी है तो आप इसको अपनी मतलब स्कोरिंग यूनिट्स में आप इनको गिन सकते हैं, यूनिट 5 को। अब बारी आती है लॉजिकल रीजनिंग की। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग मेरी तो एकदम स्ट्रॉन्ग यूनिट में से एक है। ठीक है, कि लॉजिकल रीजनिंग में एक ऐसी यूनिट होती है जिसमें सवाल सबसे सरल पूछे जाते हैं, ऐसे जान लीजिए। लेकिन अधिकांश बच्चों की समस्या यह है कि लॉजिकल रीजनिंग को डिफिकल्ट बना के रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सतह से सवाल पूछा, जितना सतह से सवाल लॉजिकल रीजनिंग में पूछे जाते हैं उतने सतह से किसी भी यूनिट से सवाल आपसे इनपुट नहीं होते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपको बेसिक जानकारी आप इसकी ले लीजिए, फिर भी आप यहां से अपने 10 नंबर, 10 नहीं तो 8 नंबर तो कंफर्म बना लेंगे, 6 नंबर कंफर्म बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सवाल आपसे इनपुट होते हैं वो जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग होती है, एक तो वेस्टर्न लॉजिक से जुड़ी होती है, दूसरा इंडियन लॉजिक से जुड़ी होती है। ठीक है, इंडियन लॉजिक से जुड़ी होती है। अब इसके पहले की वीडियोज भी हमारी जाके देखेंगे तो इसमें हम आपसे जो वेस्टर्न लॉजिक है, वेस्टर्न लॉजिक ही केवल पढ़ा है, इंडियन लॉजिक तो उसमें अभी नहीं पढ़ाए हैं। तो वेस्टर्न लॉजिक की वीडियोज भी जाके देखेंगे तो उसमें वेस्टर्न लॉजिक को मैंने बहुत इन डेप्थ क्लियर किया है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आप अगर उसको एक बार बहुत अच्छे से देख लें और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें, ऐसे में इंडियन वेस्टर्न लॉजिक से जब सवाल आएगा तो वो सवाल आपका गलत ही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस बार भी, और ये जो लॉजिकल रीजनिंग होती है आपके पेपर 1 में कई टाइम डोमिनेट रोल निभाती है, 5 के बजाय 6 7 8 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो लॉजिकल रीजनिंग को आपको इग्नोर नहीं करना है, इससे लड़ना है थोड़ा सा। बेसिक चीजें आप जान जाएंगे तो भी चीजों को बहुत अच्छे से कर लेंगे। इसमें आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस क्या होते हैं, मूड एंड फिगर, इस बार भी यहां से सवाल आया था। फैलेसीज क्या होती हैं, ठीक है, कोनोटेशंस एंड डिनोटेशंस का इस्तेमाल कैसे होता है, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशंस क्या होते हैं, तो इन सब से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मुख्यतः डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इससे भी सवाल आते हैं। वेन डायग्राम से संबंधित सवाल, एनालॉजी से संबंधित, समरूपता जिसको आप बोलते हैं, इससे संबंधित भी सवाल आपसे इनपुट होते हैं। ठीक है, मीन्स ऑफ नॉलेज इंडियन लॉजिक आ गया है। ठीक है, मतलब 2 पार्ट में लॉजिकल रीजनिंग बटा होता है, एक तो वेस्टर्न लॉजिक, दूसरा इंडियन लॉजिक। ठीक है, तो इंडियन लॉजिक थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। ठीक है, पड़ता क्या है डिफिकल्ट इसकी जो वोकैबुलरीज होती है, जो इसकी शब्दावलियां होती है, ठीक है, जो इसकी शब्दावलियां होती है वो डिफिकल्ट थोड़ी सी पड़ती हैं, क्योंकि इनको याद करना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे और इंग्लिश में जब याद रखेंगे तो बहुत इजीली ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो इंडियन लॉजिक में मीन नॉलेज क्या है, प्रमाणाज क्या होते हैं। ठीक है, प्रमाणाज आपके ये है, तो इन सब से संबंधित आपसे सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो लॉजिकल रीजनिंग
भी आपकी भी एक स्ट्रॉन्ग यूनिट में से एक बन जाएगी। ठीक है। अब यूनिट 7 है डाटा इंटरप्रिटेशन। बहुत क्या हम कहें कि इसमें से 80% बच्चे या 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डाटा इंटरप्रिटेशन से भागते हैं, सोचते हैं कौन जाके डीआई को सॉल्व करेगा, बड़ी बड़ी डीआई होती है। लेकिन जो इसके पहले हमने सिलेबस दिखाया आपको मैथमेटिक्स वाला, ठीक है, ये जो सिलेबस दिखाया इसमें से फ्रैक्शन और प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, ठीक है, रेशियो पे अगर आप अपनी कमांड कर ले, ठीक है, कमांड कर लें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे इसकी कमांड कर लें, और डाटा इंटरप्रिटेशन पे प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं अगर उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें, ऐसे में ये यूनिट भी आपकी स्कोरिंग यूनिट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका कैलकुलेशन धीमा है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर कैलकुलेशन तेज है तो आराम से आप यहाँ से 10 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन कई टाइम ऐसा होता है कि जो आपको डाटा इंटरप्रिटेशन जो टेबल मिलता है, जो डीआई मिलती है, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होने की वजह से आप उसका मतलब नहीं समझ पाते हैं, ऐसे में आपका टाइम खराब होता है। कई टाइम सजेस्ट किया जाता है कि आप इसको लास्ट में करें। लेकिन अगर आपके मैथमेटिक्स की बेसिक जानकारी अच्छी है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो और फ्रैक्शंस की जानकारी अच्छी है, तो आप इसको अपनी स्कोरिंग यूनिट्स में बदल सकते हैं। मेरे तो 10 नंबर यहाँ से कंफर्म हो ही जाते हैं। ठीक है। दूसरा, अब यूनिट 8 है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम आईसीटी बोला करते हैं। ठीक है। आईसीटी भी कई टाइम डोमिनेट करती है। ठीक है, आपके पेपर 1 में। कारण है कि अब जितने भी स्कूल कॉलेज हैं सब पे यूजीसी की तरफ से दबाव भी बनता है। यार जमाना इतना आगे होता जा रहा है कि लोग आईसीटी का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हैं विथ आईसीटी कर रहे हैं, बगैर आईसीटी के ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो कर रहे हैं, तो ये आम चलन में चीजें हैं, इसलिए यहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं बराबर। भाई जनरल इसकी एब्रिविएशंस आपसे पूछी जाती हैं, जनरल टर्मिनोलॉजी से सवाल आते हैं, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, मेल क्या है, ऑडियो वीडियो, ठीक है, कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, सब तो बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बतलाऊंगा और अच्छे से बतलाऊंगा। ठीक है। डिजिटल इनिशिएटिव से सवाल पूछे जाते हैं हायर एजुकेशन में। ठीक है, ये एक फिक्स टॉपिक होता है डिजिटल इनिशिएटिव से हायर एजुकेशन में कौन कौन सी ऐसे इनिशिएटिव्स लाए गए जिससे जो हायर एजुकेशन है वो डिजिटल बना हुआ है। ठीक है, डिजिटल बन रहा है, तो ऐसे इनिशिएटिव से सवाल बराबर आपसे पूछे जाते हैं, जैसे दीक्षा हो गया, स्वयं हो गया, मूक्स हो गया। तमाम तरीके से हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तमाम लाइब्रेरीज आप एक्सेस कर रहे हैं। अभी आप देखिए जल्दी में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात हुई, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात हुई। अब ये जल्दी से जल्दी लागू हो जाए, देश में सबको अथॉरिटीज मिल जाए, तो जो स्कॉलर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात हो जाए। ठीक है। आईसीटी एंड गवर्नेंस की बात है, तो इन सबसे संबंधित सवाल आता है। सिलेबस छोटा होता है, आराम से अगर आप करें तो ये भी एक आपकी स्कोरिंग यूनिट्स बन सकती है। ठीक है। अब थोड़ी सी डिफिकल्टी जो होती है पीडी से होती है, पेपर डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से होती है। ठीक है, लेकिन उसके भी इसके भी अगर हम कुछ एक टॉपिक्स को फिक्स कर ले तो लगभग काम हो जाएगा। जैसे आपसे एमडीजी से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से संबंधित और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित इसके 8 और उसके 17 गोल्स को हम याद कर लें, उसके फीचर्स को याद कर लें तो काफी हल मिल जाता है। दूसरा, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या है, ठीक है, वो कैसे मानव को इम्पैक्ट कर रही है, कैसे इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रही है, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। वातावरण के कौन कौन से इशूज हैं लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। दूसरा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, वेस्ट पोल्यूशन, ये सारे पोल्यूशन से संबंधित आपसे सवाल इनपुट होते हैं। ठीक है, आप किसी न किसी रूप में इन सब से परिचित भी हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि इन सब से जब आपसे सवाल पूछे जाते हैं, थोड़े से इन डेप्थ पूछे जाते हैं, तो थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है पीडीई में। और अगर आप इस कितना भी इस यूनिट्स को पढ़ ले, लेकिन फिर भी कुछ सवाल आपको ऐसे आ जाएंगे जिसको हो सकता है कि आप ना कर पाने की स्थिति में होंगे। ठीक है, अब वो भी यूनिट 9 ये भी है, इम्पैक्ट्स क्या होता है ह्यूमन हेल्थ पे, इसका पोल्यूटेंट्स का, एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से, जैसे सोलर हो गया, हवा हो गई, मृदा हो गई, हाइड्रो थर्मल हो गया, बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट एनर्जी। ठीक है, इस सब से क्या है, इसका क्या रोल होता है, इन सबसे सवाल हमसे पूछा जाता है। मिटिगेशन स्ट्रेटजीज क्या होती है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के कौन कौन से एक्ट ऐसे, इन्वायरमेंटल 1986 आया, नेशनल एक्शन प्लान बना इस पे क्लाइमेट चेंज के लिए।
इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात होती है, रियो समिट, कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी को लेके, क्योटो प्रोटोकॉल को लेके, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह ये सब होते हैं, ये सब हुए हैं। तो इन सब से संबंधित सवाल आपसे पीडीई में पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत पढ़ने के बाद भी कई टाइम इसमें ऐसे सवाल आते हैं जो आपके लिए डिफिकल्टी थोड़ी सी बनाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपकी डिफिकल्टी सॉल्व हो। और एक अनदर यूनिट जिसको, अच्छा वही यूनिट अभी चल रही है, यूनिट ये थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है, माफ करिएगा, ये यूनिट यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है, यहाँ पे आप हायर एजुकेशन लिख लीजिएगा, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यूनिट 10 है आपकी, जिसको हायर एजुकेशन कहते हैं हम, ठीक है। ये एंशियंट इंडिया में एजुकेशन की क्या स्थिति थी, एंशियंट इंडिया में, प्राचीन भारत में हायर एजुकेशन या हायर लर्निंग की क्या स्थिति थी, उस समय के इंस्टीट्यूशंस की क्या स्थिति थी, यहाँ से सवाल पूछा था। जैसे बिहार, आप जानते होंगे कि प्राचीन समय में वो शिक्षा का गढ़ रहा है, तो बहुत सारे विश्वविद्यालय बिहार ही थे, ठीक है। तो प्राचीन भारत में स्थिति क्या थी, इवेल्युएशन ऑफ हायर लर्निंग, हायर लर्निंग में इवेल्युएशन कैसे आया, रिसर्चेज कैसे इसके बढ़ेंगी। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद भारत में शिक्षा के क्या क्या सुधार हुए, कौन कौन से तरीके अपनाए गए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां बनी तमाम। अब तो इस बार आपको इसके पहले से भी यूनिवर्सिटी कब कब स्टेब्लिश हुई है, ठीक है, कब कब यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश हुई है, इससे संबंधित भी सवाल आपसे इनपुट किए जाते हैं, ठीक है। कौन सी यूनिवर्सिटी किस कार्य के लिए अधिक जानी जाती है, यहां से भी सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा भाई ओरिएंटल एंड कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स कौन कौन से इंडिया में चल रहे हैं, इससे संबंधित भी सवाल आते हैं। प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन क्या है, वैल्यू एजुकेशन क्या है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन पर्यावरण शिक्षा क्या है, इससे संबंधित कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, कैसे शासन किया जा रहा है, कैसे इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, इन सब से संबंधित आपसे हायर एजुकेशन में सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, कंफर्म बात है, ठीक है, आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स को आपको पढ़ना है। इसको हम कितने 3 महीने में कवर करने का प्रयास करेंगे। जनवरी चल रही है, जनवरी एंड ऑफ पे है, जनवरी को छोड़ देते हैं, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीने में, फरवरी, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीने में हम आपके पूरे पेपर 1 को कवर करेंगे। पेपर 1 को कवर करेंगे। पेपर 1 में कवर करने का मतलब कि हम आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। साथ में आप यूनिट वाइज क्या करेंगे, यूनिट वाइज पीवाईक्यूज हल करेंगे, साथ में यूनिट वाइज पीवाईक्यूज हल करेंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यूनिट वाइज आपने पीवाईक्यूज हल कर ली है, उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके पास एक तो बुक होगी ही, उस बुक से आप पढ़ाई करते रहेंगे लगातार, जिससे आपको इन डेप्थ नॉलेज मिलती रहेंगी, ठीक है। यूनिट वाइज हो गई। पीवाईक्यू जब 3 महीने में हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम एक क्रैश कोर्स जैसा ले आएंगे, जो कि आपका मार्च अप्रैल में खत्म हो रहा है, मई और जून 1 महीने के अंदर, मई पूरे मई में उस क्रैश कोर्स के माध्यम से एक बार पूरा हम क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। और एक बार आप पे पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ, फिर यूनिट वाइज पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, बुक को पढ़ रहे हैं, फिर क्रैश कोर्स में पूरी यूनिट्स को कवर कर रहे हैं एक बार, ठीक है। और जब क्रैश कोर्स आप पढ़ रहे होंगे, ऐसे में आप अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मई का महीना आपका बीत ही जा रहा है। फरवरी में बताया फेब, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल में ये पेपर 1 खत्म, पेपर 1 के सारे टॉपिक खत्म। अब अप्रैल भी खत्म। अब जो मई होगा, मई में हम क्रैश कोर्स लाएंगे, ठीक है। उस क्रैश कोर्स में विद इन 1 मंथ पूरे 10 यूनिट्स को, जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, वो रिवीजन हम करेंगे, ठीक है। आप जब इसका हम रिवीजन करेंगे तो आप अपने घर पे भी रिवीजन करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट मैप बनाएंगे। उसी कॉन्सेप्ट मैप के माध्यम से पढ़कर आप पेपर 1 का एग्जाम देंगे, ठीक है। पेपर 1 को आपको हल्के में नहीं लेना है। पेपर 1 आपको जेआरएफ दिलाएगा, ठीक है। चाहे जितने भी बच्चे जेआरएफ हुए हैं उनसे भी आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। बच्चों से मैं कह रहा हूं, आप एक्चुअल वही तो आपको बतलाएंगे, ठीक है। आप उन बच्चों से मिल सकते हैं, समझ सकते हैं। पेपर 1 जिसका अच्छा है उसके जेआरएफ होने के चांसेस भी बहुत अच्छे होंगे। आपका लक्ष्य भी जेआरएफ होना चाहिए। जेआरएफ में फायदे हैं,
विद इन 2 ईयर आप पीएचडी में कहीं भी दाखिला लेते हैं, 37,000 पर मंथ आपको मिलने हैं। ठीक है, कितने साल तक? 5 साल तक। 5 साल तक आप आराम से रिसर्च करेंगे और 5 साल तक कोई आपको फाइनेंशियली टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो पेपर 1 की जो स्ट्रेटजीज हमने बताई, फरवरी, मार्च, अप्रैल में पेपर 1 कवर हो जाएगा। मई में क्रैश कोर्स लाएंगे, क्रैश कोर्स में पूरा हम रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, पूरा हम रिवीजन कर लेंगे और साथ में आप अपने कॉन्सेप्ट मैप बनाते चलेंगे, उसी को पढ़कर आपको पेपर 1 देना है। अगर आप इतना कर लेते हैं, ठीक है, तो पेपर 1 में 40 प्लस नंबर लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ईमानदारी से करना होगा, जान लगाकर करना होगा। ठीक है, ये जो 4-5 महीने हैं, इन महीनों में आप खुद को लगा दीजिए, एक तरीके से समय निर्धारित करके आराम से कार्य हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं पर रुकेंगे। एक बार फिर से बतला दें, पेपर 1 के लिए उत्कर्ष बैच हम ले आए हैं। उत्कर्ष बैच, ठीक है, उत्कर्ष बैच के लिए 31 जनवरी तक एडमिशंस ओपन है। 31 जनवरी तक फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। आप अगर इस बैच में दाखिला लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर 8874539828 पर आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। 31 के बाद यह हो सकता है कि एडमिशंस क्या हो जाए, क्लोज कर दिए जाए, अथवा इस पर कुछ चार्जेज अप्लाई कर दिए जाएं। देखता हूं जैसी कंडीशन बनेगी उस तरह से कार्य होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आपको पेपर 1 यूजीसी नेट क्या है और पेपर 1 का सिलेबस क्या है, इसके बारे में इन डेप्थ जानकारी दी है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी आ सकता है, सर इसको तो हम यूजीसी नेट की पेपर 1 से डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं, ग्रुप में भी हमने इसको भेज रखा है, आप उसको रख लीजिए। उसकी हार्ड कॉपी निकाल कर प्रिंट आउट आप अपने मेज पर भी रख लीजिए। ठीक है, उसी से मिलान करके पढ़ना है। लेकिन आश्वस्त कहूंगा कि जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को 2 से 3 बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको मेरी बातें सरल लग रही होंगी कि उसको पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन जरूर पढ़ लीजिएगा। आपको ये पता हो जाएगा कम से कम क्लियरली कि हमको पढ़ना क्या है। क्योंकि आप अगर यूजीसी नेट के लिए तैयार हो रहे हैं तो कंटेंट तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत सारी किताब मिल जाएंगी, बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, लेकिन यूजीसी नेट को क्रैक करने में और JRF तक जाने में आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कंटेंट से भी बचने की जरूरत है। ठीक है, मतलब कि खुद को डिलिमिट करना, ये सबसे बड़ा कार्य होता है यूजीसी नेट की परीक्षा को क्रैक करना। ठीक है, अगर आप खुद को डिलिमिट कर पा रहे हैं, खुद को लिमिट कर पा रहे हैं, ऐसे में आप आराम से यूजीसी नेट क्रैक कर लेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।